हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चन वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाए थे, जहाँ पे आपसे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे आपको और आपसे मास कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाले और देख लेते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दिया हुआ क्या है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। N2 गैस दी है, तो आपसे पूछे हैं उसके 0.5 मोल में कितना मास होगा नाइट्रोजन गैस का। तो कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ज़रा इसका। तो यहाँ से आप लोगों को सिंपल शॉर्टकट जो बता रखा था, जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब मास पूछा है तो मैं गिवन मास नहीं लिखूंगा, सिंपल लिख दूंगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। अब सोचिए ज़रा, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं, 0.5 मोल मेरे को दे रखे हैं, 0.5 मोल। मास मेरे को कैलकुलेट करवाया है उसने, तो मैं इसको m लिख दूंगा। मोलर मास, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पे इसका मोलर मास इसके एटॉमिक मास के बराबर ही निकाला जाएगा। तो N2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, N2 के लिए जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। तो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। ये बात पता है ना, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 14 AMU होता है। तो यहाँ पे है आपके पास नाइट्रोजन गैस जिसमें N2 लिखा हुआ है, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28। तो मास की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 28 की 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 इंटू 28, तो आपको वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 14 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू ग्राम में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप मोलर मास रखते हैं वो ग्राम पर मोल में होता है। तो इस वजह से जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा सब्सटेंस के मास का वो ग्राम में आएगा। ठीक है, तो 14 ग्राम हमारे पास मास आ गया। आधा मोल अगर नाइट्रोजन गैस है मेरे पास मेरे किसी कंटेनर में भरी हुई, तो इसका मतलब 14 ग्राम गैस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट है इसी का, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब देखना, इसमें नाइट्रोजन एटम दिए हुए हैं, पिछले वाले में नाइट्रोजन गैस दी हुई थी। तो फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा, मोलर मास में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में N2 लिखा हुआ है तो 14 2 जा 28 लिखा गया है यहाँ पे खाली नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 14 2 जा 28 नहीं होगा, खाली 14 ही रह जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल नाइट्रोजन एटम्स की बात हो रही है। तो फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना नंबर ऑफ मोल्स वाला, क्योंकि मोल दिए हुए हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास इसके एटॉमिक मास के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम्स हैं और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। नाइट्रोजन गैस होती तो N2 होने की वजह से 14 2 जा 28 हो जाता, बट यहाँ पे 28 नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन एटम दिए हुए हैं आपको। पुट द वैल्यूज़, 0.5 m, हाँ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास 14, तो कितना आ गया m, 7 ग्राम। जब आप 14 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 7 ग्राम। तो आधा मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, और अगर नाइट्रोजन गैस की बात हो रही हो तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, दोनों में क्या फ़र्क होता है क्लियरली आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन एटम दिए हुए हैं तो सिर्फ आप 14 ही यूज़ करेंगे, और गैस दी हुई है तो उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट यूज़ होगी, N2 यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इसमें भी आपको मास निकालना है। ठीक है, एक ही सिंगल क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, कि सबको मास में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी आपको मास बताना है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आपको दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, है ना, जो आपको गिवन है नहीं, मास अपॉन मोलर मास। और याद करो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, वो भी लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। चेक कर लेना अपने नोट्स में, आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा। जब मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बनवाई थी इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले थे, तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। एक तो मास अपॉन मोलर मास हो गया, दूसरा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, अब सोचो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे को यहाँ दे नहीं रखे, मुझसे मास पूछा है, मेरे को यहाँ से इन्होंने मास पूछा है कि कितना मास होगा। मोलर मास में पता कर लूँगा, नाइट्रोजन एटम है, गैस की बात नहीं हो रही है, तो 14 आ जाएगा।
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे को दे रखे हैं ये रहे, एवोगैड्रो नंबर मेरे को पता होता है, तो इसका मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ से ये वाला सेक्शन यूज़ करूँगा, इन दोनों को मैं एक साथ यूज़ करूँगा, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ना। तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं मैथमेटिकली, तो कोई भी दो पार्ट आप उठा के यूज़ कर लो, तो मैं ये लास्ट के दोनों सेक्शंस को यूज़ करके यहाँ से अपना डेटा निकाल लूँगा। तो मास मेरे से पूछा गया था, तो मास को मैं m लिख दूँ, मोलर मास, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा 14, तो 14 ही आ जाएगा। भाई नाइट्रोजन गैस होती तो यहाँ पे 14 टू 28 आता, एटम्स हैं तो क्लियर रखना कि 14 आएगा। इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर याद होती है आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो m अपॉन 14 इज इक्वल टू, हाँ जी सॉल्व करिए, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल, 3.011 6.022, तो ये नीचे वाला 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/2। तो m की वैल्यू सॉल्व करोगे कितनी आ गई, तो 2 से ये कट जाएगा 7 आ गई, 7 ग्राम। ठीक है, कितना मास आ गया 7 ग्राम। ठीक है, इस 2 से इस 14 कट जाएगा ना 7 टाइम्स, तो फाइनली यू विल गेट 7 ग्राम। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हों, यानी काउंटिंग दे रखी हो, नंबर दे रखा हो, तो उस सिचुएशन में मास पूछा हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स का कंप्लीट पूरा फॉर्मूला लिख लें और ये लास्ट के पार्ट्स को यूज़ करके इनसे आप अपना डेटा निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ उसके ऊपर, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मास बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे N2 आ गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में N2 आ गया, तो जब मोलर मास लिखोगे तो वो 14 इंटू 2 यानी 28 लिखा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। तो फिर से मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो मेरे को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, एक और तरीका जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कौन सा सेक्शन यूज़ करोगे कि मोल्स देनी रखी है आपको, तो ये वाला सेक्शन आप यूज़ करोगे। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो मास कितना है सर, मास पता नहीं है, अपॉन में मोलर मास, मोलर मास क्या रखोगे, नाइट्रोजन N2 का कितना आएगा 14 इंटू 2 यानी 28 आएगा, ध्यान से ही गलती ना करना, अपॉन में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर रखो नीचे, वो भी यही होता है, तो बहुत ही आसान हो गया भाई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो कितना चलेगा m/28 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मास कितना आ गया, मास आ गया 28 ग्राम। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन से, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो मतलब सिंपल आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि जो 3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, थोड़े से और सॉल्व करते हैं, ये भी आपकी NCERT से ही हैं। यहाँ पर भी मास पूछा उसने, अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे आपको मोल्स दे रखे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एटम्स के 4 मोल दिए हुए हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड नाम का एक मॉलिक्यूल है, इसके 10 मोल दिए हुए हैं। इन सब में आपको कॉरस्पॉन्डिंगली मास बताना है। तो यानी मोल्स दे के मास पूछा है, दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चंस। तो मोल दे के मास पूछा है तो क्या करूँगा मैं, जैसे फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पार्ट ए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो मेरे को यहाँ पे पता है मोल्स, यानी फॉर्मूला लगाओ सीधा, नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में उसका मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, 1 मोल दे रखा है, किसका दे रखा है, नाइट्रोजन एटम का। तो नाइट्रोजन गैस होती तो N2 ट्रीट करता मैं इसको, नाइट्रोजन एटम को मैं क्या ट्रीट करूँगा, खाली N, है ना, N वाले नाइट्रोजन एटम ऐसे तो होंगे। नाइट्रोजन गैस होती तो उसमें N2 नाम आपके मॉलिक्यूल्स होते, तो वहाँ पे N2 की वजह से मैं 14 इंटू 2 28 मोलर मास यूज़ करता है। यहाँ पे मैं 28 यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं मोलर मास कितना यूज़ करूँगा, 14 ही यूज़ करूँगा। मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल दे रखा है, मास मुझसे पूछा है, मोलर मास कितना आएगा इसका, नाइट्रोजन का 14 आएगा, जिसको एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। तो क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ गया, 14 ग्राम। यानी 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई। इसके बाद पार्ट नंबर बी की बात करते हैं। बी वाले पार्ट में 4 मोल दे रखे हैं एल्यूमिनियम एटम्स के, आपको इनका मास बताना है, एटॉमिक मास भी दे दिया उसने एल्यूमिनियम का। ठीक है, फिर से एल्यूमिनियम एटम की बात हुई है, तो एल्यूमिनियम एटम का सिंपल मतलब क्या होगा, Al की बात कर रहे हैं ना। तो
मास दे रखा है उसने आपको 27। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 4 मोल दिए हुए हैं, तो 4 मोल रख लो, इक्वल टू मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना आएगा, 27 यू दे रखा है ना, 27। भाई एल्यूमिनियम कोई गैस थोड़ी ना होती है जो Al2 या Al3 फॉर्मेट में होगा। एल्यूमिनियम मेटल है, तो मेटल हमेशा सिंगल एटम के स्टेट में ही रहती हैं, यानी Al स्टेट में ही रहती हैं। तो एक अकेला ही एटम यूज़ होगा, तो एक अकेले एटम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 27, तो आप 27 यूज़ कर लोगे। तो मास कितना आ गया इसकी, आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 × 27 कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे अगर हम, 7 4 जा 28, 28 का 2 आपके पास कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 2 10, देखना 108 ग्राम आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 108 ग्राम आना चाहिए, इतना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी कैलकुलेट कर लो, 25 मान के करोगे तो 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, और 2 4 जा 8 तो 108 आएगा। सही है कैलकुलेशन। तो 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का मतलब 108 ग्राम एल्यूमिनियम की बात हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद सेम फॉर्मेट में थर्ड वाला पार्ट, सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पे सोडियम सल्फाइड पूरा ये फॉर्मेट है, तो इसको आपको सॉल्व करके इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पहले मैं इसको मोलर मास निकाल लूँगा और उसके बाद आसानी से इसमें कितना अमाउंट है, सब्सटेंस है, कितना ग्राम है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, तो सी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स जो मेरे को यहाँ दे रखे हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 10। इसके अलावा मैं मोलर मास निकाल लेता हूँ अलग से। तो मोलर मास ऑफ Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 23 × 2। ठीक है, प्लस सल्फर के लिए 32 होता है, ये याद रखने सारे आपको। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 3 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते रहो कि कितने कितने एटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहो। तो 16 × 3, 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, इन सबको आप सॉल्व करो। 23 का डबल कितना होता है, 46 प्लस 32 प्लस 16 3 जा 48, इन सबको ऐड करो। तो 8 और 2 10 और 6, 16 का 6 बचा 1, 4 4 8, 8 और 3 11 और 1 12, 126 AMU। ठीक है, कितना आ गया मोलर मास इसका, Na2SO3 का 126 AMU आ गया। मोल्स आपको पता ही है, मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में उसका मोलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में उसका मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास, 10 है। मास मेरे को पता नहीं है, मोलर मास मेरे से 126 मैंने निकाल लिया ऑलरेडी। तो कितना आ गया मास, 1260 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमेशा मास यहाँ पे ग्राम में ही आएगा, क्योंकि बच्चों ये जो मॉलिक्यूलर मास मोलर मास आता है ना, ये मैंने अभी यू लिखा है। अगर मैं इसको मोलर मास में लिख रहा हूँ तो मैं यू हटा के बल्कि यहाँ पे एक बेटर टर्म लिख देता हूँ, ग्राम पर मोल, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ग्राम पर मोल लिख लीजिए। तो जो भी आप मोलर मास निकालते हैं यहाँ पे वो ग्राम पर मोल में आता है, इसलिए फाइनल मास का आंसर आप किस में देते हैं, ग्राम में हमेशा। ठीक है, तो 1260 ग्राम यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 10 मोल सोडियम सल्फाइड मतलब इतने के बराबर होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे पास हो गए। चलिए और चलते हैं आगे। कैलकुलेट द, ये सब क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इधर उधर अच्छे स्कूल्स में एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर में सब बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। इस वाले लेक्चर के क्वेश्चन और पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना, तो मोर देन इनफ आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब ये बढ़िया से प्रैक्टिस आपकी हो जाए, तब आप जाके किसी बुक से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिक क्लियर आपका इनसे सबसे हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम आपको सॉलिड सल्फर दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। याद करो, अभी तक नंबर ऑफ मोल्स पे खेल रहे थे आप। सेकंड फार्मूला जो आपकी लिस्ट में होगा मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। तो ज़रा मैं उसी की बात कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे। तो भैया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फार्मूला हमारे पास था, दैट वाज गिवन मास, कितना मास दे रखा है, गिवन मास अपॉन में सब्सटेंस का मोलर मास, मोलर मास इनटू में हमारे पास क्या आया करता था, याद करो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने इनटू में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आया करता था, इनटू में
Na, ठीक है, इनटू में Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर। ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका। अब गिवन मास दे रखा है 16 ग्राम, यस। मोलर मास सल्फर है S8, तो मोलर मास अब इसका निकाल ही लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो साइड में मैं मोलर मास निकाल लेता हूँ सल्फ़र का। तो मोलर मास ऑफ सल्फ़र, ठीक है, मोलर मास ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र का मोलर मास निकालते हैं S8 मतलब सल्फ़र होता है 32, तो 32 इंटू 8, ठीक है। तो सॉल्व करो, 8 2 जा 16 का 6 बचा 1, 8 3 जा 24 1 25, 256 ग्राम पर मोल। कितना आया? 256 ग्राम पर मोल मेरे पास सल्फ़र का मोलर मास आ गया, जो हम लोगों ने साइड में कैलकुलेट करके रख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 256 ग्राम पर मोल सल्फ़र का मोलर मास, ठीक है। अब बस कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बाकी दे रखा है। पुट द वैल्यूज़। गिवन मास 16 ग्राम अपॉन में मोलर मास 256 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो 16 से आप कट करेंगे, 16 1 जा 16, 16 से 16 टाइम्स कट हो जाएगा ये। तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 16। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 6.022 को आप सॉल्व करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 6.022 को आप डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो मैं आपका लिख देता हूँ। तो लगभग आपको आंसर मिलेगा 0.376, ठीक है, 3 प्लेस बहुत हैं। 0.376 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे थे ना इसने सल्फर के, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। ये आपकी मर्जी है कि आप पॉइंटों को इधर उधर शिफ्ट करके पावर में चेंजेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आ गई है 0.376 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे सल्फर के अंदर, 16 ग्राम सल्फर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, पहले तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करे, जहाँ पे मुझे मोलर मास की ज़रूरत पड़ी। सल्फ़र का मोलर मास 32 मत बोल देना, सल्फ़र में 8 एटम होते हैं, तो सल्फ़र का मोलर मास अब 32 इंटू 8 करके तब कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने मोलर मास और गिवन मास रखा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रखी, सॉल्व करा आपने इस डेटा को, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब बच्चों का अक्सर अटक जाता है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। बच्चों अब की बार आपसे आयंस पूछे हैं, याद करो मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स या आयंस निकालने के लिए भी लिखवा रखा है आपको, तीसरे वाला फॉर्मूला आपका, तो वो भी यहाँ पे अभी यूज़ होने वाला है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान आपको इस पे देना पड़ेगा। आपके पास इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बच्चों फार्मूला होता है Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3, आप वैलेंसी से भी निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मेरे को एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे। एल्यूमिनियम पे 3+ होता है। इसके अलावा मेरे को ऑक्साइड आयन मिलेंगे O2 माइनस वाले, वो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, सारा खेल इस इक्वेशन पे चलता है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब मॉलिक्यूल टूटा तो आपको कितने एल्यूमिनियम के आयन मिले? आपको 2 एल्यूमिनियम के आयन मिले। भाई दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एल्यूमिनियम आयन, है ना। इसके बाहर क्या लगा हुआ है? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 था तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। यानी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब एटम टूटा, मॉलिक्यूल टूटा सॉरी, तो उससे 2 तो एल्यूमिनियम के आयन बने और 3 ऑक्सीजन के आयन यानी ऑक्साइड आयन बने, ठीक है। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि 0.051 ग्राम में मेरे पास कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरा काम चल जाएगा। भाई मुझे ये पता लग गया, मान लो ऐसे XYZ कि इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर मेरे पास 100 Al2O3 के मॉलिक्यूल्स आएंगे। सपोज करो एक Al2O3 के मॉलिक्यूल में कितने आयन प्रेजेंट हैं? 2 आयन प्रेजेंट हैं। तो 100 Al2O3 के मॉलिक्यूल्स में कितने एल्यूमिनियम के आयन प्रेजेंट होंगे? 200 प्रेजेंट होंगे। सिंपल बात, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई मुझसे तो एल्यूमिनियम आयन पूछे हैं ना, तो मैं ये निकालूंगा कि इतने ग्राम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। एक बार मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पता लग गए, फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स मेरे को पता लग गए, तो मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पे 2 एल्यूमिनियम के आयन बनते हैं। तो 100 मॉलिक्यूल को तोड़ने पे कितने आयन बनेंगे? 200 बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, तो यही करने वाला हूँ मैं, इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे को क्लियरली शो कर रही है, मैं लिख देता हूँ इस बात को। हेंस वी गेट 2 एल्यूमिनियम आयंस, 2 एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयन मतलब Al3+, वी गेट 2 एल्यूमिनियम आयंस फ्रॉम 1 molecule of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से आपको कितने एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे? 2 एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे। इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा, इक्वेशन 1 बना लो यहीं पे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो मेरा टारगेट होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। नाउ आई विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ Al2O3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने कितने आपके पास ये मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला कितना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो है गिवन मास, मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है? गिवन मास है 0.051 ग्राम। मोलर मास, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लेते हैं ज़रा साइड में। तो फॉर Al2 है ना, फॉर Al2O3 मोलर मास साइड में निकाल देते हैं। तो क्या आएगा? एल्यूमिनियम का कितना आपके पास एटॉमिक मास होता है? 27 होता है। ठीक है, 27 इंटू 2, याद रखना पीछे भी देख लो, चाहे आप यहाँ भी निकाला होगा, एक जगह पे आया था पीछे। एल्यूमिनियम कहाँ पे आया था? ये रहा, एल्यूमिनियम एटम कितना दे रखा था? 27। तो यहाँ से भी आपको याद रखना कि एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो Al2O3 को सॉल्व करूँगा तो 27 इंटू 2, एक तो ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ठीक है, इन सबको सॉल्व करो। 27 का डबल कितना होता है? 54 होता है, प्लस 16 3 जा कितना होता है? 48 होता है। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। तो ऐड जब आप करेंगे 48 और 54 को, तो 48 और 54 शायद 102 हो जाएगा। 102 है ना, हाँ 102 बनेगा, 102 ग्राम पर मोल। तो आपने मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, तो जो ये साइड में मैंने कलाकारी की है, मोलर मास निकालने के लिए हम लोगों ने डेटा साइड में सॉल्व कर लिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मैंने मोलर मास साइड में निकाल दिया, 102 ग्राम पर मोल आया। तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा 102 सिंपल इनटू, हाँ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स लगा के सॉल्व कर लो। इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो नीचे 3 प्लेस बाद पॉइंट है, तो नीचे 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब 10⁻³ आ गया। ठीक है, मैंने पॉइंट हटाया तो 3 0 नीचे आ गई। अब 51 से 1 टाइम ये कटा, 51 से 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बची? तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं यहीं को लिख देता हूँ इक्वल टू में, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1/2, इस 2 से भी काट लो, बल्कि लो इस 2 से भी ना इसको काट लो, ये बचेगा 3.011। तो कितना बचा? 3.011। ठीक है, ऊपर तो 1 है, कुछ नहीं है। इस 10⁻³ से ये 10⁻23 की कुछ जीरो कट जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा? 10⁻20 बचेगा। इतने मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपने फाइनली अभी तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल पता कर लिए कितने होंगे। ठीक है, पहले तो मैंने ये क्वेश्चन लिख के बेसिक पता करा कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को तोड़ने पे मेरे को 2 एल्यूमिनियम के आयन मिलने वाले हैं। फिर मैंने पता करा कि 0.051 ग्राम में कितने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल होंगे, तो इस पर थोड़ी मेहनत करी तो हमें मिल गया इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्यूमिनियम के आयन हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने आयन होंगे? यूनिटरी मेथड से निकाल लो। तो क्या करेंगे नाउ? इन 1 molecule of Al2O3 के एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने आए थे भाई बताओ? 2 आए थे। ये चीज़ ध्यान से देखो ज़रा, ये आपको दिखाई है कि एक एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल टूटा, तो इसमें 2 एल्यूमिनियम के आयन आए हैं। तो आपके पास तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं ना, बस हो गया काम। तो सिंस
देयरफॉर इन 3.011 इंटू 10⁻20 molecules of Al2O3 नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो इसमें कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे? तो भैया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इसमें कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 इक्वल टू डबल करो 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पाउडर था उसमें टोटल इतने आयन होने वाले हैं। मैंने बहुत आसानी से तुम्हें ये सॉल्व करवाया है। तो आपने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में 2 एल्यूमिनियम के आयन होते हैं प्रेजेंट। तो 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स में कितने आयन प्रेजेंट होंगे? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, बस खत्म। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाना था, थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी से है। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, एक मोल कार्बन एटम का जो वजन है वो 12 ग्राम है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन के एटम का मास कितना होगा? तो देखो इसको कैसे करेंगे। 1 मोल कार्बन एटम का मास, सिंस मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। अब 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? खुद सोच के बताओ। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब दैट इज, किसी के भी 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। एक मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? इतने एटम की बात कर रहे हैं। बताओ मानते हो ये बात? एक मोल कार्बन एटम का मतलब हुआ दे आर आस्किंग टू यू इतने एटम्स। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम मतलब इतने कार्बन एटम का जो मास है वो इन्होंने दे रखा है 12 ग्राम। ध्यान से देखना बात को। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम। एक मोल कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर है। एक मोल कार्बन एटम का मतलब इतने कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम है। तो आपसे एक एटम का मास पूछा है, देयरफॉर बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, सी एटम मतलब कार्बन एटम, विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू 1। यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है भाई? इतने कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 के नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नियरली आपके पास वैल्यू आएगी भाई, यहाँ से 6.022 इंटू 10⁻23 ये तो ऊपर जाके 10⁻−23 हो जाएगा। ठीक है, और 12/6 आप करेंगे तो लगभग 1.99 के आसपास आएगा। तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपके पास फाइनल आने वाली है अगर इसको आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसने एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम दिया हुआ है। अब एक मोल का मतलब इतने कार्बन एटम का मास दे रखा है। तो इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, तो एक कार्बन एटम का मास 12 डिवाइड बाय दिस वैल्यू इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट नियरली 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, पूछा है किस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम या फिर 100 ग्राम आयरन। 100 ग्राम सोडियम है एक डब्बे में और एक डब्बे में 100 ग्राम आयरन है। पूछ रहे हैं किस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे आपसे। तो बाकी इन्होंने एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं दोनों के, तो 2 बॉक्स यूज़ कर लेते हैं और एक बॉक्स में 100 ग्राम सोडियम और दूसरे बॉक्स में 100 ग्राम आयरन। नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन हम लोगों से करवाई है इसने यहाँ पे। तो भाई सॉल्यूशन करते हैं ज़रा। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें है हमारे पास 100 ग्राम सोडियम। ठीक है, 100 ग्राम Na मतलब सोडियम। एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास, उस दूसरे बॉक्स के अंदर है मेरे पास 100 ग्राम आयरन। तो पूछ रहे हैं कि किस में जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। देखो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बिना किसी कोई खास कैलकुलेशन के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर सोडियम है ना, लिख देता हूँ मैं, फॉर सोडियम। सोडियम के केस में नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मोलर मास, जिसको आप इसका एटॉमिक मास भी बोल सकते हो यहाँ पे, इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एटॉमिसिटी।
ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी। याद करो फॉर्मूला अच्छे से, एटम्स निकालने के लिए ये यूज़ होता था। हाँ, गिवन मास कितना है, 100 ग्राम है सर। मोलर मास, सोडियम का मोलर मास सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल ही होगा, कितना होगा 23। भाई सोडियम अकेला तो होता है Na2 तो कुछ होता नहीं है, तो सोडियम का मोलर मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल ही होगा, यानी 23 लिखा जाएगा, इनटू Na, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी 1, अकेला ही होता है सोडियम, Na2 जैसा कुछ नहीं होता। तो घूम फिर के आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ एटम्स जो आपके पास आ गए सोडियम के केस में, तो वो आ गए 100/23 Na, 100/23 Na। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आए, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आपने निकाले हैं, उनकी वैल्यू इतनी आई है। यहाँ पे Na एवोगैड्रो नंबर रख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम टास्क परफॉर्म कीजिए दोबारा से आयरन के लिए, ठीक है। तो अब स्टोरी चलाते हैं आयरन के लिए। तो फॉर आयरन, तो भाई आयरन के केस में कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, सेम स्टोरी, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास। बताइए मास कितना है, 100 ग्राम दे रखा है, आयरन भी आपको 100 ग्राम आयरन, तो 100 ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है आयरन का, 56। भाई आयरन भी मेटल है, अकेला ही एक सिंगल एटम में पाया जाएगा, Fe2 जैसा कुछ नहीं होता। Fe या जितने भी मेटल्स हैं ना, ये मोनो एटॉमिक स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो अपॉन में 56 आ गया, ठीक है, इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इनटू में एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिसिटी यहाँ पर भी 1 हो गई, ठीक है। तो मतलब यही वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो 100/56 इंटू Na। अब ज़रा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे आप 23 से डिवाइड कर रहे हो इस पूरे डेटा को, 100 Na को, यहाँ पे आप 100 Na को 56 से डिवाइड कर रहे हो, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। भाई 23 से जहाँ डिवाइड करोगे वहाँ पे बड़ा आंसर आएगा ना, तो बस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये चीज़ हमें साफ साफ नज़र आती है कि क्या 100/23 टाइम्स ऑफ Na इज़ ग्रेटर देन 100/56 टाइम्स ऑफ Na। भाई यहाँ 23 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर बड़ा आएगा, यहाँ 56 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर छोटा आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये किसके लिए था, ये था आपके सोडियम एटम के लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर मोर देन नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो सोडियम एटम्स की जो काउंटिंग होगी वो ज़्यादा होगी कितने में, इन 100 ग्राम सोडियम। नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 100 ग्राम सोडियम इज मोर देन नंबर ऑफ आयरन इन 100 ग्राम आयरन, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपने कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम आपने कैलकुलेट करके देखे तो नंबर ऑफ सोडियम एटम आपके कितने आए, इतने, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इतने आए। अब सीधी सी बात है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। भाई जितनी छोटी नंबर पर डिवाइड करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा ना, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। इसका मतलब सोडियम 100 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम एटम ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 100 ग्राम आयरन के अंदर आयरन एटम के कंपैरिजन में। तो ये वाली वैल्यू आपके पास ग्रेटर होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ द डेटा, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कुछ और अच्छे से 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रिसेंटली अभी एक एग्ज़ाम में आया था, तो मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। रौनक टुक्स 5 मोल ऑफ कार्बन एटम इन अ कंटेनर एंड क्रिश ऑल्सो टुक 5 मोल ऑफ सोडियम एटम इन अनदर कंटेनर ऑफ द सेम वेट, ठीक है। कंटेनर्स का वजन बराबर है। उसने, एक बंदे ने कंटेनर, पहले कंटेनर के अंदर 5 मोल कार्बन एटम रख लिए, दूसरे बंदे ने कंटेनर के अंदर 5 मोल सोडियम एटम रख लिए। तो बोल रहे हैं किसका कंटेनर हैवी होगा। भाई कंटेनर्स का, खाली कंटेनर का वजन दोनों का बराबर है, ठीक है। खाली कंटेनर इक्वल मास के हैं। अब उन्होंने जो भर दिया उसके अंदर, एक ने 5 मोल कार्बन भरा, एक ने 5 मोल सोडियम भरा, तो पूछ रहे हैं किसका कंटेनर हैवी होगा। तो सीधी सी बात है, सोडियम जिसने भरा है उसका कंटेनर हैवी होगा। क्यों, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12U और सोडियम का कितना होता है 23। तो सीधी सी बात है, सोडियम जिसने भरा था उसका कंटेनर हैवियर होगा। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट में ये बताओगे आप, सिंस एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, भाई सोडियम का एक एटम ज़्यादा भारी है ना कार्बन से, इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सिंपल सी बात, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लगभग डबल जैसा सही मान लो आप। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है
12 AMU और सोडियम का कितना होता है लगभग 23 AMU। तो सोडियम का एटॉमिक मास कार्बन के एटॉमिक मास से ज़्यादा है। तो इसलिए जिस बंदे ने 5 मोल सोडियम भरी थी कंटेनर में, यानी क्रिश ने 5 मोल सोडियम भरी थी, तो क्रिश का कंटेनर रौनक के कंटेनर से हैवी होगा। देयरफॉर क्रिश कंटेनर, क्रिश के एपॉस्ट्रोफी एस, क्रिश कंटेनर विल बी हैवियर, किसके कंपैरिजन में, हैवियर देन रौनक्स कंटेनर। ठीक है, रौनक के कंटेनर के कंपैरिजन में क्रिश का कंटेनर भारी होगा, क्योंकि दोनों ने लिए तो 5 मोल ही थे, बट एक ने कार्बन एटम भरे, एक ने सोडियम एटम भरे। एक सोडियम एटम ज़्यादा भारी होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो सीधी सी बात है कि क्रिश का कंटेनर हैवी होगा एज कम्पेयर टू रौनक। अच्छा, दूसरी बात, हुज कंटेनर हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके कंटेनर में ज़्यादा एटम्स होंगे। तो भैया एटम तो दोनों में बराबर ही होंगे। किसी का भी अगर मैं 1 मोल लेके आता हूँ तो उसके 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं। यहाँ पे दोनों ने 5-5 मोल लिए हैं, भले ही कार्बन सोडियम के लिए 5 मोल कार्बन में जितने एटम्स होंगे, कितने होंगे 5 मोल कार्बन के अंदर, 5 टाइम्स ऑफ Na। भाई 1 मोल कार्बन में कितने होते हैं Na, तो 5 मोल कार्बन में कितने होंगे 5 Na। इसी तरह से क्रिश ने 5 मोल सोडियम लिया, 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के, Na, एवोगैड्रो नंबर जितने, तो 5 मोल में कितने होंगे 5 Na। जब दोनों के कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो एटम्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, दोनों के कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सेकेंड पार्ट, बी पार्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सिंस बोथ कंटेनर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कितने, दैट इज 5 मोल्स ईच। Therefore, number of atoms must be same in both the containers। ठीक है, तो दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे, बोथ द कंटेनर्स में दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि किसी का भी 1 मोल कितने एटम्स कंटेन करता है, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम कंटेन करता है। तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने एटम, तो 5 मोल में 5 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यानी 5 Na। तो नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम इन बोथ द कंटेनर्स, दैट इज कितना, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ Na, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ Na, वेयर आप बता सकते हो Na इज व्हाट, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर। तो दोनों कंटेनर में 5-5 मोल चीज़ें भरी हुई हैं, तो दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन ऐसे टैकल करना था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कंप्यूट द डिफरेंसेस इन मासेस ऑफ 1 मोल ईच, मासेस में डिफरेंस कैलकुलेट करवाया है ऑफ 1 मोल ईच ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयन। 1 मोल एल्यूमिनियम एटम है और 1 मोल एल्यूमिनियम आयन है, दोनों के मास में क्या फ़र्क होगा वो आपसे कैलकुलेट करवाया है। और ये भी पूछा है विच वन इज़ हैवियर। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो पावर -28 है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा भाई ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाएंगे। दोनों का 1 मोल है, पहले ध्यान देना, मैं कंटेनर की बात कर लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर ये है, इस कंटेनर के अंदर मेरे को भरा हुआ है 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है, इसमें क्या भरे हुए हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स। सिंपल सी बात करते हैं, इस कंटेनर का नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, क्या नाम रख लेते हैं, ए। एक दूसरा कंटेनर बनाते हैं, उस दूसरे कंटेनर के अंदर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन भरे हुए हैं, 1 मोल Al3+ आयन्स। ठीक है, इसको बना लेते हैं कंटेनर नंबर बी। इतनी बात क्लियर हो रही है, क्वेश्चन का डेटा है, एक में 1 मोल एल्यूमिनियम एटम है, एक में 1 मोल एल्यूमिनियम आयन है। तो पूछ रहे हैं कौन सा कंटेनर हैवी होगा, है ना। अब खुद सोचो ज़रा, भाई दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो इसमें भी एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होंगे, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर जितने आयन्स होंगे, काउंटिंग तो बराबर होगी। अब बात आती है मास की। एल्यूमिनियम आयन वाले केस में हर एक एल्यूमिनियम आयन, अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि एक एल्यूमिनियम का एटम है, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम का आयन है, तो कौन हैवियर है,
खुद सोच के बताओ, आप खुद बोलोगे कि सर एल्यूमिनियम का एटम हैवी होगा उसके आयन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? Al3+ तब बना होगा ना जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। अगर एल्यूमिनियम का एटम आज अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो एल्यूमिनियम का आयन बन जाएगा, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एल्यूमिनियम एटम के कंपैरिजन में। तो ये तो बात समझ में आती है क्लियरली कि भैया एल्यूमिनियम एटम वाला कंटेनर भारी होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन वाले कंटेनर में हर एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ, सिंस मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम, मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ एल्यूमिनियम आयन, therefore कंटेनर A is heavier than B। ये बात तो क्लियर हो गई। एल्यूमिनियम एटम का मास ज़्यादा होता है आयन के कंपैरिजन में, क्योंकि आयन तब बनता है जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है एल्यूमिनियम। तो हर एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तब आयन बनेगा। तो सीधी सी बात है कि कंटेनर जो एटम वाला होगा उसका मास ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम आयन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो हैवियर वाली बात हो गई। वो मास का डिफरेंस कैलकुलेट करने को मेरे को और बोल रहे हैं कि भैया कितना डिफरेंस आएगा मास में। तो ज़रा देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एल्यूमिनियम एटम और एक एल्यूमिनियम आयन में कितना डिफरेंस है मास में? 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना भाई। मैं आपसे पूछूं कि ये एक एल्यूमिनियम का एटम है, ये एल्यूमिनियम का आयन है, इनके मास में आपस में कितना डिफरेंस है? 3 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। अब इसमें कितने एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे एक मोल के अंदर? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और एक एटम और एक आयन में कितना डिफरेंस है? 3 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 में आप इन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपना डिफरेंस मिल जाएगा मासेस का। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? एक मिनट वापस पीछे लेके जाते हैं। हाँ, अरे इन ऐसे लिखूँ बल्कि इसको, द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन 1 एल्यूमिनियम एटम एंड 1 एल्यूमिनियम आयन is equal to 3 times of mass of electron। ठीक है, ये बात मानते हो? 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर डिफरेंस है एक एटम और एक आयन के अंदर। अब इसमें है कितने मेरे पास टोटल? तो यहाँ पे मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम्स है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम्स में आपके पास कितने एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने एल्यूमिनियम के एटम होंगे। सिंस 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम मतलब इसके अंदर इतने सारे एटम भरे हुए हैं, और एक एटम से जब आयन बना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों का फर्क आया होगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का। तो इतने एटम से जब आयन बने होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आएगा? तो बस देयरफॉर डिफरेंस in masses of both containers, difference in masses of both containers will be equal to, हाँ, एक कंटेनर के अंदर कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। एक एटम से जब आयन बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी एटम और आयन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों के मास का फर्क है। तो इंटू 3 टाइम्स ऑफ ME। ME इज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉन का मास। तो भैया सॉल्व कर लो। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है उसने ग्राम में 1.6 इंटू 10 की नॉट 1.6 जस्ट हमने 9.1 है 9.1 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, डेटा सारा किस में आएगा? ग्राम में आएगा, ग्राम में मास दिया हुआ है। तो इस सारी कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक जैसे पावर आपके पास, जस्ट मिनट, पावर आपके पास 10⁻23 है या 10⁻⁻28 है। तो पावर जब सॉल्व करेंगे आप तो पावर तो कितनी रह जाएगी आपके पास? 10⁻⁻5 रह जाएगी। ठीक है, पावर तो -5 हो गई। अब बाकी का जो बचा कुचा डेटा है उसको सॉल्व कर लो। कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे बची हैं? 3 चीज़ें बची हैं। एक तो मेरे पास बचा 6.022, तो 6.022 और इसके अलावा मेरे पास एक 3 बच रहा है और इसके अलावा मेरे पास एक 9.1 बच रहा है।
ठीक है। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो नियरली अप्रॉक्सीमेट जो तुम्हारे पास वैल्यू बचेगी वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ 164.4 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। तो इतना मास का फ़र्क आएगा दोनों पर्टिकुलर कंटेनर्स के अंदर। ध्यान से देखो ज़रा किस तरह का क्वेश्चन था ये। 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम्स और 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन आपके पास भरे हुए हैं। अब एक एटम से जब आयन बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आएगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आएगा। तो एक एल्यूमिनियम के एटम और एक एल्यूमिनियम के आयन में 3 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है। तो एक आपके पास मोल एल्यूमिनियम एटम दे रखे हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मतलब इतने सारे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं। तो इतने सारे एल्यूमिनियम के एटम्स में से जब आप आयन बनाओगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा मास में? आप 3 इलेक्ट्रॉनों के मास से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल फ़र्क मिल जाएगा कि यहाँ पे इतने सारे एल्यूमिनियम के एटम्स से जब उनसे सबके आयन बने होंगे तो इतना मास में फ़र्क आएगा 164.4 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड फाइनली आपके पास जितने मेन सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको ऑलमोस्ट करा दिए, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के तीनों आपके पास जो फॉर्मूले हैं